हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविगेट कोचिंग। आई एम डॉक्टर मुस्कान मिश्रा। तो आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, जो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया है, जो डायरेक्ट क्लास 12th बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइक्रोस्पोरेंजिया, या तो उसके कुछ लेयर्स है उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ फालतू की बात नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से सीखेंगे कि कैसे अपन एक स्ट्रक्चर को समझ के अपना आंसर लिख के आए कि अपन को 5 में से 5 नंबर मिल जाए। उसके साथ साथ एक बात पे ये भी फोकस करेंगे कि चीजें क्लास में याद हो जाए, ज्यादा मेहनत क्योंकि होती नहीं हमसे। तो क्या है पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। जैसे मैंने आपको बताई थी, माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब है माइक्रोस्पोर, दो वर्ड से मिलके बना है। एक है माइक्रो, एक है माइक्रो, रुक जाओ भाई थोड़ा, ठीक है। एक है माइक्रो और दूसरा क्या है, स्पोर, और फिर तीसरा क्या है, एंजिया। तो ऐसा माइक्रोस्पोर मतलब क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं, क्योंकि उसका साइज छोटा होता है ओवरी के गैमेट से, इसलिए पोलन ग्रेन को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं। अब आता है वर्ड एंजिया। एंजिया मतलब होता है जिया। एंजिया के लास्ट में क्या है, जिया। वैसे यहाँ पे लिखा है एंजियम, पर मतलब एक ही होता है, एंजिया एंजियम एक ही है। तो जीएम भी है तो ठीक है ना भाई। वहां पे क्या करेगा, माइक्रोस्पोर जिएगा, बस तुम तो ये जी देखो, जी से याद रखना जीवन। माइक्रोस्पोरेंजिया का इस स्ट्रक्चर में जीवन होगा, इसलिए क्या कह रहे हैं, इसको माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं। और आज अपन इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इन शॉर्ट में बोलूं तो आज हम फूल का एक सीक्रेट पॉकेट खोलने वाले हैं। तो क्या तुम रेडी हो मेरे साथ फूल का सीक्रेट पॉकेट खोलने में और अपने बोर्ड्स के एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए? तो अपन बात करते हैं थोड़ी फालतू सी बात जो लिखना जरूरी है ताकि अपन को बोनस नंबर मिल जाए। पहला पॉइंट क्या है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो सर्कुलर इन आउटलाइन होता है। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या, जनरली सराउंडेड बाय 4 बॉल। अगर डायग्राम देख रहे हो तुम तो तुम्हें पता होगा ये वाला जो गोल गोल स्ट्रक्चर है ये क्या है, माइक्रो स्पोरेंजिया। इतनी बात तो क्लियर है। ये बात अपन ने प्रीवियस क्लासेस में ही कर चुके हैं कि ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब दो बात नहीं कही है एनसीईआरटी ने, और ये लिखना जरूरी है। एक क्या कही है कि वो सर्कुलर आउटलाइन है, तो हाँ भाई दिख रहा है कि ये सर्कुलर आउटलाइन है। दूसरी बात कही कि उसके बाहर, दूसरी बात ये कही है कि उसके बाहर होती है 3 लेयर। ये है सर्कुलर आउटलाइन और उसके बाहर होती है 4 लेयर, ठीक है। और वही 4 लेयर को अपन पढ़ेंगे। ये रही पहली लेयर, ये रही दूसरी लेयर, ये रही तीसरी लेयर और ये रही चौथी लेयर। जूम करेंगे, थोड़े इज्जत से ऐसा दिखाया गया है। और अगर तुम अपनी कॉपी में ये डायग्राम बना के आ रहे हो, अपने आंसर में ये डायग्राम बना के आ रहे हो, तो फिर तुम्हारे नंबर कहीं नहीं जा सकते। अब अपन बात करते हैं 4 लेयर की। तो पहली लेयर का नाम है एपिडर्मिस, दूसरी लेयर का नाम है एंडोडर्मिस, तीसरी लेयर का नाम है मिडिल लेयर और चौथी लेयर का नाम है टेपिटम। 4 लेयर प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर और टेपिटम, ठीक है। एपी मतलब होता है सबसे बाहर, इसलिए सबसे बाहर कौन सी लेयर प्रेजेंट है, एपिडर्मिस प्रेजेंट है। एंडो मतलब होता है अंदर, पर क्या है ये एपिडर्मिस के अंदर है, इसलिए इसको एंडो थीशियम कहा गया है या फिर डर्मिस। उसके बाद कौन सी आती है, मिडिल लेयर, और उसके बाद आता है लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टेपिटम। अब अपन इस पूरे लेयर के बारे में एक बार अच्छे से समझते हैं। आप क्या करना, ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना के आना जब आपसे पूछेगा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। कैसे बनाना है ये अपन कहानी समझ लेते हैं। आपको पता है कि जो स्पोर है वो कैसे शेप का होता है, सॉरी जो पोलन सैक है या फिर जो एंथर है वो कैसा होता है, बाइलोब होता है और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। और इसके यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, हर एक लोब के कॉर्नर में क्या प्रेजेंट रहते हैं, इस माइक्रोस्पोरेंजिया, जो आगे चल के क्या बनाते हैं, पोलन सैक बनाते हैं। तो अब अगर इतनी बात को फोकस करें, इतनी बात को फोकस करें, जैसा जैसा करते जा रही हूँ ना वैसा वैसा करके आ जाना। अगर इतनी बात को फोकस करें और एग्जामिनर को बता देना कि भाई ये लो तुम्हारी पहली लेयर, इसका नाम है
एपिडर्मिस। उसके बाद एक दूसरी लेयर बना के आ जाना जिसका नाम है एंडोडर्मिस, एंडोथीशियम। नहीं तो बोलोगे आता नहीं है कुछ। उसके बाद है तीसरी लेयर, उसका नाम है मिडिल लेयर। बट बात यहाँ पे थोड़ी सी ये है कि जो ये एपिडर्मिस और एंडोथीशियम है वो क्या होती है, सिंगल लेयर होती है। बट जो मिडिल लेयर होती है वो क्या होती है, मल्टी लेयर होती है। और उसके लास्ट में एक लेयर है वो है टेपिटम। ठीक है भाई, टेपिटम बना देते हैं, ये रही आपकी टेपिटम। ठीक है, ऐसे 4 लेयर बना के आ जाना। और लास्ट में क्या करना, लेबलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लेयर को नाम दे देना एपिडर्मिस, उसके बाद वाली को नाम दे देना एंडोथीशियम, उसके बाद वाली को नाम दे देना मिडिल लेयर, और उसके बाद वाली को नाम दे देना टेपिटम। ठीक है, ये काम करके आ जाना, 4 लेयर के नाम लिख के, और तुम्हारे मार्क्स हो जाएंगे सिक्योर। अब अपन समझते हैं 4 लेयर को याद करने की ट्रिक। तो ट्रिक क्या है, एवरी एग्जाम में टॉप करूंगा। थोड़ी इम्पॉसिबल ट्रिक है पर ठीक है, ट्रिक है। क्या ट्रिक है, एवरी एग्जाम में पास करूंगा। तो एवरी के ई से है एपिडर्मिस, एग्जाम के ई से है एंडोथीशियम, मी के एम से है मिडिल लेयर, और टॉप के टी से है टेपिटम। इतनी बात समझ आई, आगे बढ़ते हैं। अब जो 3 लेयर थी ऊपर की, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर, ये कुछ फंक्शन परफॉर्म करती है मिलके, ये पॉइंट लिख के आ जाना। अब लेयर के नाम तो याद हो गए, अब जो ऊपर की 3 है उसका फंक्शन लिख देना। पहला क्या करेगी, प्रोटेक्शन करेगी, कुछ याद करने जैसा भी नहीं है, बिकॉज जो आउटर सरफेस रहती है वो क्या करती, प्रोटेक्शन करेगी। तो ये 3 मिलके भी प्रोटेक्शन करेगी। सेकंड, एक अच्छा पॉइंट है जो तुम लिख दिए तो तुम्हारे नसीब खुल जाएंगे और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। क्या है, हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, ये डेहिसेंस वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड को ऐसा का ऐसा लिख के आना, स्पेलिंग याद कर लेना 2 बार रिवाइज करके। ये जो 3 लेयर है वो क्या करती है, डेहिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती है। अब ये डेहिसेंस ऑफ एंथर क्या होता है तो मैं आपको चलो बता देती हूँ। क्या होता है, जो एंथर रहता है ना वो क्या होता है, अपने आप को ओपन करता है ताकि वहां से पोलन ग्रेन बाहर आए। जैसे ये स्ट्रक्चर है ये वही है, ये जो अपन ने देखे थे ना टेट्रागोनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ये वही है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट थे, और जो सीक्रेट पॉकेट है वो ये माइक्रोस्पोरेंजिया ही है। इसके अंदर क्या होगा, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो क्या होता है, जब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है इसके अंदर, तब क्या होगा, अब इसको बाहर निकलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा एंथर को। तो क्या होगा, एंथर अपने आप को ओपन करेगा। ये आपको दिख रहा है, ये एरिया, ये यहाँ से क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, और यहाँ से बाहर क्या आ जाएंगे, पोलन ग्रेन्स आ जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डेहिसेंस ऑफ एंथर कहते हैं। और ये वर्ड जरूर लिख के आना, तुमसे एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट थे, 2 इंपॉर्टेंट काम थे। एक तो प्रोटेक्शन कर रहा था, दूसरा क्या कर रहा था, डेहिसेंस ऑफ एंथर कर रहा था। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा वो होगा मार्क्स लाने का जुनून, तो ये डायग्राम भी बना के आ जाना, नहीं तो नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। अब क्या होती है, ठीक है भाई, 3 लेयर का काम तो समझ गए, चौथे का बताओ क्या है। तो चौथी लेयर है टेपिटम, उसका क्या काम है, नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। मतलब जो पोलन ग्रेन बन रहा है उसको क्या करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। जहां भी आपको ऐसा टेपिटम टाइप के वर्ड दिखे, एक है नहीं अभी तो आप हाँ, एक होगा आपको 12th क्लास में एक वर्ड होगा ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपो, टी से ट्रोपो, टी से टेपिटम, वो भी न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। टेपिटम भी क्या करेगा, न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड करेगा किसको, पोलन ग्रेन्स को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो सेल ऑफ टेपिटम एपोसिस, मतलब कि मान लो सेल ऑफ टेपिटम मतलब क्या, अब ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना ये कहाँ की बातें चल रही है। इसके बाहर ये टेपिटम है, इसके बाहर प्रेजेंट है मिडिल लेयर, इसके बाहर प्रेजेंट है
एंडोथीशियम और उसके बाहर प्रेजेंट है एपिडर्मिस। वो सब नहीं बता रही हूँ क्योंकि टेपिटम का फंक्शन समझाना है। तो पहली पॉइंट क्या बोल रही है एनसीईआरटी कि जो टेपिटम है उसका डेंस साइटोप्लाज्म में है, मतलब कि जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ज्यादा पास पास प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। दूसरी बात कह रही है एनसीईआरटी कि जो टेपिटम है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मतलब एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है टेपिटम के। ये दोनों बाद में लिख के आना। ये सब भाई तुमने ये भूल गया ना, टेपिटम लिखना भूल गए ना तो गए, एक नंबर गए। तुम कुछ भी करके आ जाओ तुम्हारे एक नंबर 100% जाएंगे। इसलिए टेपिटम को लिख के आना जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। और क्या लिख रहा हूँ, उसका साइटोप्लाज्म डेंस है। और क्या लिख रहा हूँ, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। लिख तो दोगे पर थोड़ा सा समझ भी लेते हैं ऐसा क्यों होता है। तो क्यों होता है, देखो होता क्या है, सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। तो तुम ऐसा समझो कि ये एक सेल है, उसके अंदर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है अपना गोल्जी बॉडीज, और बहुत सारे न्यूक्लियस है, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर के न्यूक्लियस बहुत सारे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसको समझो मशीन। ये जो सेल की मशीन है, मशीन क्या करेगी, सिंथेसिस करेगी, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी, जो जो सेल को लग रहा है वो सबका फॉर्मेशन करेगी। तो ये मशीन, अब ये मशीन क्या कर रही है, ये मशीन्स को उनका फंक्शन अच्छे से चले इसलिए क्या होगा, उसके उनके ऊपर एक हेड होना चाहिए। वो हेड कौन है, अपना डीएनए हेड है। तो क्या होगा, मशीन अच्छे से काम कर ले इसलिए डीएनए को हेड बनाया गया है, और बहुत सारे हेड बनाए गए हैं तो ताकि थोड़ी सी भी मिस्टेक ना हो। इसलिए क्या होता है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दोनों बात अपन ने समझ ली अच्छे से। और टेपिटम के तीनों पॉइंट लिख के आना, कहीं नहीं जाएंगे तुम्हारे नंबर। अब बात करते हैं व्हेन द एंथर इज यंग अ ग्रुप ऑफ, ये एनसीईआरटी है ना। ठीक है, क्या बोल रही है एनसीईआरटी, जब एंथर यंग था तो ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनियस सेल कॉल्ड द स्पोरोजिनस टिश्यू ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया। ऐसा सोचे ना ये पॉइंट छोड़ के ही आ जाऊंगा, पर नहीं, अपन इसको तरीके से समझते हैं। इसका मतलब ये है कि जब एंथर यंग था मतलब ये जो अपना बाइलोब एंथर का स्ट्रक्चर है, जब ये बस डेवलप हुआ था या फिर बना था, तो जो पोलन सैक थे, अब अपन पोलन सैक देख लेते हैं। इसको ट्रांसवर्सली कट करेंगे तो यहाँ पे 4 पोलन सैक दिखेंगे। तो जो पोलन सैक थे वो क्या थे, टाइटली पैक्ड थे सिमिलर लुकिंग सेल से, मतलब कि पोलन सैक के अंदर एक सेल था जो क्या था, एक दूसरे से बहुत ज्यादा टाइटली पैक था। उस सेल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं थी, और वो सेल क्या थे, एक दूसरे से सिमिलर दिखते थे। और उस सेल को क्या कहा गया है, स्पोरोजिनस टिश्यू कहा गया है। इतनी बात समझ आई कि जब एंथर यंग था तो वहां पे क्या हो रहा था, स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ था। जो स्पोरोजिनस टिश्यू कैसे थे, स्पोरोजिनस टिश्यू कॉम्पैक्टली, सॉरी तो हाई लैंग्वेज में बोलती हूँ, टाइटली पैक्ड थे और सिमिलर लुकिंग थे, मतलब एक जैसे दिख रहे थे। ये बात समझ आई। बट अगर तुमको फिर से अच्छा स्कोर करना है तो 2 पॉइंट अपने आंसर में लिख के आ जाना। एक है कॉम्पैक्टली अरेंज और दूसरा है होमोजीनियस सेल। तुम्हारे नंबर फिर बढ़ जाएंगे क्योंकि तुमने एनसीईआरटी की लाइन लिखी हो, मतलब तो समझ आ गया। एक बार एनसीईआरटी में भी देख लेते क्या बोलना चाहती है। When the anther is young, ठीक है भाई, एंथर जवान है, फिर क्या, ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल, मतलब कि कॉम्पैक्टली अरेंज मतलब टाइटली पैक्ड, और होमोजीनियस सेल मतलब क्या होता है, सिमिलर लुकिंग सेल। ठीक है, मैं तुमको यही सजेस्ट करूंगी कि एनसीईआरटी की लाइन लिख के आना। तो क्या बोल रही है एनसीईआरटी, जब एंथर यंग था तो कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल, जिसे क्या कहा जाता है, स्पोरोजिनस टिश्यू कहा जाता है,
वो क्या था, ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम था, माइक्रोस्पोरेंजियम को ही पोलन सेक कहते, कंफ्यूज मत होना, उसके सेंटर में प्रेजेंट था, बस 2 रुपए की बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। As the anther develop, the cell of sporogenous tissue, ओके, ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया, स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो अगर तुमसे क्वेश्चन आया ना, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, तो कुछ भी नहीं करना है, जितना मैंने बताई उतना याद करके समझ के लिख के चले जाना, वो डायग्राम बना देना, जो ट्रिक बताई मैंने उससे वो 4 मेम्ब्रेन का नाम याद रख लेना। 3 मेम्ब्रेन का नाम तो पता ही है, प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करेगी, चौथे का याद रख लेना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, चौथे में और क्या था, डेंस साइटोप्लाज्म था, बहुत सारे न्यूक्लियस थे, ये दोनों पॉइंट लिख के आ जाना, नंबर नहीं कटेंगे, और डाइहेसेंस वर्ड लिख के आना एक, वो 3rd लेयर में, और फिर तुम्हारे नंबर सिक्योर है। तो ये है अपना कंप्लीट, खत्म क्या, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वो भी इसी टाइप से पढ़ेंगे कि जल्दी कंप्लीट हो जाए, याद हो जाए, डायग्राम आ जाए, नंबर भी ना कटे, ये 4 ऑब्जेक्टिव रहेगा नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक पढ़ने का। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो तो कर लीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।